आजाद हिंदुस्तान के शुरुआती साल बहुत से चैलेंजेस से भरे थे, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मींस भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जिसमें चैप्टर 1 में दिए गए इंडिपेंडेंट इंडिया के इन्हीं चैलेंजेस को डिटेल से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1947 की 14-15 अगस्त की मिडनाइट को इंडिया आजाद हुआ। इस नए आजाद हुए देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस रात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पेशल सेशन को एड्रेस किया। उनकी इस फेमस स्पीच को जाना जाता है ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से। हिंदुस्तान के लोग न जाने कब से इस मूवमेंट का वेट कर रहे थे। अब तक अपने आजादी के लिए लड़े गए नेशनल मूवमेंट्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आजादी को लेकर कई वॉइसेस थी, बट दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहला ये कि आजादी के बाद कंट्री को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाए, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट सबके भले के लिए काम करेगी, पर्टिकुलरली पुअर और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए। अब जब हमारा देश आजाद हो चुका था, तो टाइम था आजादी से जुड़े सभी प्रोमिसेस को पूरा किया जाना। पर क्या ये इतना आसान था? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 1947 में हमारे देश को जिन कंडीशंस में आजादी मिली थी, इन कंडीशंस में शायद ही किसी देश को आजादी मिली होगी। हमें आजादी मिली बट पार्टीशन के साथ। अब इस टाइम पर इंडिया के सामने 3 ब्रॉड चैलेंजेस थे। फर्स्ट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। मींस ऐसे भारत बनाना जहां डाइवर्सिटी के लिए जगह हो। अगर ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। अब इतने बड़े लैंड पर डाइवर्सिटी होना जाहिर सी बात है। यहाँ रहने वाले लोग डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन और कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। उस टाइम पर कहा जाता था कि एक ऐसा देश जहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो, उसे एक साथ लाना एक इम्पॉसिबल काम है। और हमारे कंट्री के पार्टीशन ने इस बात को सही प्रूव कर दिया। अब पार्टीशन के साथ ही इंडिया के फ्यूचर को लेकर बहुत से क्वेश्चंस रेज होने लगे, जैसे कि क्या भारत एक रह पाएगा, और ऐसा करने के लिए क्या भारत सब कुछ छोड़कर सिर्फ नेशनल यूनिटी पर फोकस करेगा। देन इंडिया के सामने दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अडॉप्ट किया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो बेस्ड थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर। हम जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, और साथ ही हर सिटीजन को राइट टू वोट भी। अब किसी भी कंट्री में इन फीचर्स के होने का मतलब है पॉलिटिकल कंपटीशन, मींस रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन में कंटेस्ट करना और लोगों का उन्हें वोट देना। डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का होना। पर क्या डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए सिर्फ इतना काफी है? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी को डेवलप और प्रैक्टिस करना। इस चैलेंज को हम डिटेल से जानेंगे चैप्टर 2 में। नाउ कम टू द थर्ड चैलेंज, to ensure the development and well-being of entire society and not only of some sections। यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जिसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, बल्कि यहाँ बात होती है सोशल इक्वालिटी की। मींस सोशली डिसएडवांटेज्ड रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन देना। और इस तरह की सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिकली ऐसे गाइडलाइंस हैं जिसे इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे एक स्टेट अपने रिसोर्सेज का सही यूज कर सोसाइटी में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर लोगों का वेलफेयर कर सके। अब इसमें रियल चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी को इरेडिकेट यानी खत्म करने के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज को बनाना। इसे लेकर गवर्नमेंट ने किन पॉलिसीज को तैयार किया, इस चैलेंज को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। तो ये थे हमारे नेशन बिल्डिंग के बीच में आने वाले 3 बड़े चैलेंजेस। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे फर्स्ट चैलेंज। इस नेशन बिल्डिंग के चैलेंज को अच्छे से समझने के लिए पहले हम इंडिपेंडेंस के दौरान हुए कुछ इवेंट्स को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस के बाद एक प्राइमरी चैलेंज था। तो शुरुआत करते हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन से। 14-15 अगस्त को एक नहीं बल्कि 2 नेशन अस्तित्व में आए, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया को डिवाइड कर दिया गया। पर क्वेश्चन ये है कि ये सब हुआ क्यों? तो इसका आंसर है मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई 2 नेशन थ्योरी। इस थ्योरी के तहत इंडिया कोई एक नहीं 2 तरह के लोगों का कंट्री है, एक हिंदू और दूसरे हैं मुस्लिम। और इसीलिए मुस्लिम लीग ने डिमांड की पाकिस्तान की मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन।
कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस थ्योरी और पाकिस्तान की डिमांड को अपोज किया, बट 1940 से ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पॉलिटिकल कंपटीशन का होना और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रोल की वजह से पाकिस्तान की डिमांड मान ली गई, जिसके बाद शुरू हुआ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। अब जब डिसाइड हो चुका था, जिसे अभी तक इंडिया कहा जाता था, उस कंट्री को अब दो कंट्रीज के बीच बांट दिया जाएगा, तो अब प्रॉब्लम आई कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। यहाँ डिसाइड किया गया कि अब इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉलो किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज। मींस जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज होंगे उन्हें पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। अब ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, बट ये उतना सिंपल था नहीं, क्योंकि इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सी डिफिकल्टीज थी। यह कहा जा सकता है कि ये डिवीजन दोनों कंट्रीज के लिए बेहद पेनफुल रहा। जैसे कि डिफिकल्टी नंबर 1, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया, जिसका मतलब है कि ब्रिटिश इंडिया में एक भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में हो। ऐसे दो एरियाज थे, बट एक वेस्ट और दूसरा ईस्ट में, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अब ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे इन दोनों एरियाज को जोड़ दिया जाए, इसीलिए डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान में शामिल होंगे दो टेरिटरीज, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, और इनके बीच में इंडिया की वास्ट टेरिटरी इन दोनों एरियाज को एक दूसरे से सेपरेट करेगी। पार्टीशन को लेकर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। मींस जब ये डिसाइड हो चुका था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का फॉर्मेशन होगा, बट इन एरियाज में बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज ऐसे थे जो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल खान अब्दुल गफार खान, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के लीडर थे और इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी आवाज को इग्नोर कर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉब्लम। Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal had very large areas where the non-Muslim in majority, means पंजाब और बंगाल, जो एरिया वाइज काफी ज्यादा बड़े थे। इन एरियाज में बहुत से ऐसे एरियाज थे जहां नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। अब ऐसे में डिसीजन लिया गया कि इन दोनों प्रोविंसेस में डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल पर भी रिलीजियस मेजॉरिटी के आधार पर बायरफिकेशन किया जाएगा। बट ये डिसीजन 14-15 अगस्त के मिडनाइट तक नहीं लिया गया, इसीलिए आजादी के दिन तक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को ये नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में, और इसीलिए इन दोनों प्रोविंसेस का बंटवारा एक बड़ा ट्रॉमा साबित हुआ। इसी से रिलेटेड है फोर्थ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बॉर्डर। जो टेरिटरी अब तक पाकिस्तान में थी, वहां लाखों के नंबर में हिंदू और सिख लोगों का होना। इसी तरह इंडियन टेरिटरी बंगाल और पंजाब के एरियाज में लाखों के नंबर में मुस्लिम लोगों का होना। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुस्लिम की एक बड़ी आबादी थी, जो अपने ही घर में अब एलियन बन चुकी थी। जिस लैंड पर उनके एंसेस्टर्स सदियों से रहते आ रहे थे, उस लैंड पर वो फॉरेनर बन चुके थे। जैसे ही ये क्लियर हुआ कि अब पार्टीशन होने वाला है, वैसे ही दोनों साइड्स पर माइनॉरिटीज पर अटैक होने लगे। अब तक ये किसी ने अज्यूम नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं था। शुरुआत में लोगों या लीडर्स को लगा कि ये प्रॉब्लम टेम्पररी है और शायद इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, बट धीरे धीरे ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था। इस टाइम पर हुई त्रासदी को बहुत सी फिल्म्स में दिखाया गया है। बट नाउ अगेन वन क्वेश्चन, पार्टीशन तो हो चुका था, अब पार्टीशन हो जाने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। फॉर मोर डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।